सो हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस करंट अफेयर की क्लास में जिसका नाम है लक्ष्य यूपीएससी जोश 24 आवर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। ठीक है, जितनी भी वनडे एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं विद स्टैटिक जीके उन सभी को हम करेंगे इस क्लास के अंदर। तो वेलकम अगेन इस यूट्यूब चैनल में। अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ में इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक मोटिवेशन क्वाइट। देखिए, यदि आपको अपने चुने हुए रास्ते पर विश्वास है, इस पर चलने का साहस है और मार्ग की हर कठिनाइयों को जीतने की शक्ति है, तो आपका सफल होना निश्चित है। दैट मीन्स, इसका मतलब समझिए कि मान लो कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो, छोटा मोटा हो या फिर यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम हो। तो देखिए, जैसे ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पहले ही अटेम्प्ट में जो है उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लो। बहुत कम होते हैं लोग जो कर सकते हैं, बट स्टिल मान लो कि पहले प्रयासों में जो किसी ने एग्ज़ाम फाइट कर भी लिया तो उसकी बात हम कह सकते हैं 2-3% लोग ऐसे होते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जिस तरीके से कि मान लो कि हम छोटे मोटे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, जैसे कि हम पढ़े ही जा रहे हैं कितने सालों से, 2-2 सालों में वैकेंसी निकलती है, फिर एग्ज़ाम होता है और रिजल्ट आने में बहुत लंबा टाइम लगता है। तो क्या होता है कि हम जो है वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं और किसी और काम काज में लग जाते हैं, क्योंकि घर से भी प्रेशर होता है कि कब तक पढ़ेगा, क्योंकि कमाने का कोई सोर्स तो है नहीं। तो उस समय आपको हताश नहीं होना है। जे उस समय जो है हो सकते हो आप कुछ छोटा मोटा काम कर सकते हो अपनी, ताकि घर को भी सपोर्ट मिले। और दूसरा अपनी पढ़ाई को टाइम दीजिए और उसे कंटिन्यू रखिए। आपको अगर बिलीव है कि हाँ मैं यूपीएससी निकाल सकता हूँ तो आप निकाल सकते हो। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप 10वीं के लेवल का भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वो है अपना सिक्किम के अंदर। यह क्यों न्यूज में आई है? तो देखिए, हमारे भारतीय की आर्मी की जो सेना है और जो चाइना के जो सेना है आर्मी की, उनकी हो गई थी आपस में भिड़त। उसी के रिलेटेड ये न्यूज है। देखिए, इंडिया चाइना ट्रूप्स क्लैश इन नाकुला। ठीक है, एग्जाम में ये आएगा नहीं कि कहाँ पर जो भारत की सेना लड़ी थी। सिंपल सा ये आएगा आपके एग्जाम में कि बताइए कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम के अंदर है। और देखिए, नाथुला दर्रा सिक्किम के अंदर है। फिर है जेलेपला। ये दो दर्रे हैं जो सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है, इसको याद रखिएगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। ठीक है, वो भी सिक्किम राज्य के अंदर है। इसकी हाइट पूछ ले तो 8585। अगर विश्व की पूछ ले तो वो है माउंट एवरेस्ट। उसकी जो हाइट है वो फिलहाल कुछ चेंज हुई थी। ठीक है, 8585 जो है इसकी कंचनजंगा की हाइट है। और जो माउंट एवरेस्ट है उसकी थी नई हाइट है 8648.8, अपना 86.8648.86। ये जो है माउंट एवरेस्ट की नई हाइट है 8648.86। लेकिन अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है। कितनी हाइट है? तो 8585। ओके, अब कुछ महत्वपूर्ण दर्रे जो है, जैसे कि कौन से राज्य में कौन कौन सा दर्रा है, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, तो ये है अपना भारत के अंदर। अगर ये जूम नहीं हो रहा है तो देखिए, ये है भूटान। भूटान के ये वाला अगर पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है तो ये है अपना सिक्किम। ठीक है, सिक्किम के अंदर दो दर्रे, नाथुला दर्रा है और जेलपला दर्रा है। दूसरी बात कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और हाइट कितनी है? 8585 मीटर। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई कंचनजंगा की। दो दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। सिक्किम जो कितने देशों के साथ बॉर्डर बनाता है? तो देखिए, एक बनाता है नेपाल के साथ में, एक बनाता है भूटान के साथ में, और बीचों बीच में है अपना ये सिक्किम। फिर ये अपना भारत के राज्य है, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, ये जो अपने अरुणाचल प्रदेश, ये अपना असम, ये त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। ठीक है, ये बाकी के अपने नॉर्थ ईस्ट राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य।
अगर बात करें कुछ और कि भारत सबसे ज़्यादा किसके साथ बाउंड्री बनाता है, तो वो है अपने बांग्लादेश के साथ में। भारत सबसे ज़्यादा किस देश से बाउंड्री शेयर करता है, तो बांग्लादेश से। ठीक है, बांग्लादेश कितनी है, तो 4096 किलोमीटर सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है भारत किस देश के साथ में, तो वो है अपना बांग्लादेश। इसके बाद आती है चाइना की बारी। चाइना से पूछ ले तो वो है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर वो चाइना के साथ भारत बॉर्डर बनाता है। और अगर बात करें हम तीसरे नंबर पे जो कि पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के साथ में भारत बॉर्डर बनाता है 3000 वो अपना ये 3323 किलोमीटर जो है भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो पोस्ट करके आप लिखिए। देखिए ये रहा पाकिस्तान अपने पड़ोस वाला, ये रहा कितना बॉर्डर बनाता है, तो 3000 अपना ये कितना 3323 किलोमीटर ये तो बनाता है कौन, पाकिस्तान बनाता है इंडिया के साथ में बॉर्डर। और कौन कौन से भारत के राज्य है जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाते हैं, तो यह है देखिए गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। ठीक है, ये 3 है राज्य, और जम्मू कश्मीर है अपना यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी पंजाब। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, और अपना ये पंजाब वाला हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है, और एक यूनियन टेरिटरी है जो कि जम्मू कश्मीर है। ठीक है, अब कुछ और बातें देखिए, ये मैंने बता दी सबसे ज़्यादा भारत किसके साथ बॉर्डर बनाता है, बांग्लादेश के साथ। फिर आती है चाइना की बारी, फिर आती है अपने ये क्या कहते हैं पाकिस्तान की बारी, और सबसे कम अगर भारत किस देश के साथ बॉर्डर बनाता है तो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम भारत बॉर्डर बनाता है। और देखिए ये रही अपनी तटीय सीमा। ठीक है, ये है अपना श्रीलंका, और ये है म्यांमार जिसे बर्मा कहते हैं। और जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो जो अपने ये अंतिम मुगल बादशाह थे अपना ये क्या कहते हैं, उनको जो है अंग्रेजों ने उठाकर यहीं पे डाला था बर्मा में। ठीक है, उस समय उसे बर्मा कहते थे, रंगून। अगली कुछ और बातें करें अपने यहीं से अपने ये सिक्किम से पूछ लें कि सिक्किम के राज्यपाल कौन है। तो अगर गवर्नर की बात की जाए तो गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, ज़रूर आएगा यहाँ से घुमा फिरा के, क्योंकि अब डिस्प्यूट हो चुका है भारत की सेना और चाइना की सेना के बीच में। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल गंगा प्रसाद है, और सीएम की बात करें तो प्रेम सिंह तमांग जो है यहाँ के क्या है, सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर। और अगर राजधानी पूछ ले अपने सिक्किम की तो गंगटोक। ठीक है, जो कि यहाँ की राजधानी है। बाकी यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा, जितनी बेसिक डिटेल बता दी उसको याद रखिएगा स्टैटिक जीके में। एक बार फिर से याद कर लेते हैं म्यांमार से। देखिए म्यांमार के अंदर 2 दर्रे कौन कौन से, जेलेपला और अपना ये नाथुला दर्रा। ठीक है, कौन कौन से दर्रे हैं, एक नाथुला दर्रा है, दूसरा है जेलेपला दर्रा। तीसरी बात, भारत की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है, तो इसी सिक्किम के अंदर है। सिक्किम कितने देशों के साथ बॉर्डर बनाता है, तो 2, वैसे तो 3 है, सॉरी, एक है अपना नेपाल, दूसरा है भूटान, तीसरा ये चाइना। तो 3 देशों के साथ अपना भारत बॉर्डर बनाता है। दूसरी बात, यहाँ की राजधानी कौन सी है, अपना गंगटोक है। अगर पूछ ले कि कौन है राज्यपाल, गंगा प्रसाद। सीएम कौन है, तो प्रेम सिंह तमांग है। अगर पूछ लें कि भारत किस देश के साथ भारत की सबसे ज़्यादा बाउंड्री है, तो बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर का नाम है शेख हसीना, जो किसकी बेटी है, अपने ये बंधु के नाम से भी जाना जाता है। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि कौन थे वो। ठीक है, मैंने बता दिया थोड़ा सा। अगली अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण दर्रे, जैसे कि आज हम बात करते थे कुछ और महत्वपूर्ण देखिए, जैसे कि हिमालय। तो हिमालय के अंदर जो है कुछ दर्रे पाए जाते हैं। कौन कौन से दर्रे हैं, तो देखिए जो हिमालय के जो दर्रे हैं वो, एक मिनट, देखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर भी दर्रे हैं, वो भी याद कीजिए। पहला है अपना बारालाचा दर्रा, दूसरा है रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा, और तीसरा है सिपकिला दर्रा। ये 3 दर्रे याद रखिएगा, जो कि किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा। और सिक्किम के अंदर 2 है, नाथुला दर्रा और अपना ये जेलेपला। अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, सिक्किम है।
ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कितनी हाइट है? 8585 मीटर। भारत सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ। सेवन सिस्टर से नाम से कौन कौन से राज्य है? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है और त्रिपुरा, जिन्हें सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल वोटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 25, यहाँ से पेन चेंज करते हैं, ये ले लेते हैं। देखिए 25 जनवरी अपना ये 1950, 25 जनवरी 1950 को जो है वो राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त, ठीक है, राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त की क्या हुई थी? स्थापना। राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त की जो 25 जनवरी 1950 की जो है स्थापना हुई थी, इसलिए जो है हर साल 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। पहले नहीं मनाते थे, इसकी शुरुआत हुई है 2000 अपने ये 11 से, 2011 से ही जो है हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। और 26 जनवरी को क्या है? गणतंत्र दिवस है। और अपना ये 24 जनवरी को क्या है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस है। 9 जनवरी को क्या है? तो 9 जनवरी को राष्ट्रीय मैंने कि भारत प्रवासी दिवस है। 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी जी वो ये साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक है। तो 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय मतदान जो राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त की हुई थी स्थापना, इसलिए जो है हम क्या मनाते हैं? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और इसकी शुरुआत हुई है 2011 से, पहले नहीं मनाते थे। 2011 से ही जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत हुई है। अगली अगर हम बात करें कि कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो कि हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है, कौन कौन से करंट है, तो देखिए अगर इस बार के अगर थीम पूछ ले, लेकिन नहीं पूछ सकते, तो थीम है मेकिंग आवर वोट्स एम्पावर्ड, मेकिंग आवर वोट्स एम्पावर्ड। दूसरी बात, वैसे अगर ब्लैंक पेज है कि नहीं है, नहीं है, चलिए ठीक है, यहीं पे समझिए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके जो फैक्ट बता रहा हूँ उससे लिख लीजिएगा, ठीक है। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं क्योंकि राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त की इस टाइम पे स्थापना हुई थी। आर्टिकल नंबर हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के अंदर 324 से लगा के 329 जो ये आर्टिकल है वो चुनाव से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक इसके अंदर जितने भी चुनाव होते हैं उसकी जो प्रक्रिया दी हुई है इन आर्टिकल के अंदर दी हुई है। कौन से? 324 टू 329। अगली बात, ये इसका जो है 11वां संस्करण है क्योंकि हमने 2011 से ही जो इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई है। तो अगर ये कौन सा? ये तो 11वां अपना ये एडिशन है, यानी कि 11वां संस्करण है। और अगर बात करें कुछ और फैक्ट की, तो देखिए पहले क्या हुआ करता था कि अब जो वोटिंग देने की उम्र कितनी है? 18 वर्ष है। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो उम्र रखी गई थी 21 वर्ष, यानी कि 21 वर्ष का व्यक्ति जो है वो वोट दे सकता था। लेकिन इसमें संशोधन हुआ, ठीक है, इसके अंदर संशोधन हुआ और संविधान का संशोधन 61 संशोधन किया गया, जिसमें आयु जो है वो 21 से घटाकर कितनी कर दी थी? 18 वर्ष, यानी कि अब 18 वर्ष का जो व्यक्ति है वो वोट दे सकता था। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन है? तो संविधान संशोधन 61 कब हुआ था? तो 1989 के अंदर ये संविधान संशोधन किया गया, जैसे कि 21 वर्ष की आयु घटाकर कितनी कर दी? 18 वर्ष, यानी कि अब 18 वर्ष का व्यक्ति जो है वो वोटिंग कर सकता है। कब हुआ? तो 1989 में हुआ। कौन सा संविधान संशोधन है? तो 61। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन जो रेलवे में पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। तो संविधान संशोधन याद रखिए कौन सा? 61। कितनी कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था। आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी थी? 18 वर्ष। देखिए नेशनल वोटर डे, प्रेसिडेंट कोविंद टू वर्चुअल इनिग्रेशन द इवेंट टुडे, ठीक है। एवरी ईयर इसी आई सेलिब्रेट द नेशनल वोटर्स डे ऑन जनवरी 25 डे ऑफ अपना ये पोलिट और रिपब्लिक डे सिंस 2011, ठीक है। 2011 से ही जो हमने इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी, क्योंकि 1950 26 जनवरी ना सॉरी ये 25 जनवरी 1950 को अपनी ये इसकी हमने स्थापना की थी, ओके। राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त की सिंपल सा। अगले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, देखिए भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन जी जो थे वो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे।
देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति। देखिए भारत का राष्ट्रपति जो है वो प्राइम मिनिस्टर को भी शपथ दिलाता है, जो अपने चुनाव आयुक्त हैं उनको भी दिलाता है। सीजीआई जो होते हैं, ठीक है, वर्तमान में कौन है सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एस ए बोबडे जी है, ठीक है, उनको भी शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति को भी शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति। अगर मान लो कि अपने जो उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना है अपने पद से, तो वो इस्तीफा किसे सौंपेंगे, राष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपना है तो वो किसे देंगे, उपराष्ट्रपति को। अगर अगली बात करें कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जामों में इस तरीके के अपने ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष ये उनकी उम्र रखी गई है। सुनील अरोड़ा किस नंबर के चुनाव आयुक्त हैं, 23 नंबर के। अगर वर्तमान में अगर बात पूछे कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में सुनील अरोड़ा जी है, जो कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त है। इसके साथ में 2 और हैं, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले थे शरद अरविंद एस ए बोबडे जी, ठीक है, मैंने शायद गलत बता दिया है। एस ए बोबडे जी जो है इनसे पहले थे, लेकिन एट द प्रेजेंट टाइम कौन है, सुनील अरोड़ा जी जो है वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। और कितने नंबर के हैं, 23 नंबर के। अगर पूछ ले 22 नंबर के कौन है, तो वो है एस ए बोबडे, ठीक है। शरद अरविंद बोबडे जी थे वो 22 नंबर के थे, लेकिन सुनील अरोड़ा किस नंबर के हैं, 23 नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, तो ये हमने जो है की थी 30, ये हमने की थी 1996 में। कब की थी, 1996 में। देखिए पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है, प्रधानमंत्री अपने ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक है, कब हुई थी, 1996 में हुई थी। कुछ रॉकेट साइंस है नहीं इसमें इतना, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख ले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब आया था, तो 22 जनवरी 2015 को ये जो अभियान आया था। कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो हरियाणा के पानीपत से जो है इस अभियान की शुरुआत हुई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई, 30 जनवरी 2006 को जो है महिला बाल विकास की जो है ये स्थापना हुई थी। दूसरा, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है वर्तमान में, स्मृति जी ईरानी जी है। अगला है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1992 में। दूसरा क्वेश्चन कि किस राज्य ने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की है, तो वो की है नन अदर देन अपना ये यहाँ पर केरल ने की। किस राज्य ने की है, तो वो जो है किस राज्य ने की है, तो वो है केरल ने की है। इस किस लिए की है, ताकि जो भी मिडिल क्लास वाले लड़के हैं जिन यानी कि जो मध्यम वर्ग के अंदर आते हैं, या फिर जिन्हें पढ़ाई के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं हो, क्योंकि आईएएस की अगर कोचिंग करनी हो तो मिनिमम सालाना 3 से 4 लाख रुपए तो लगती है आईएएस की कोचिंग के। या फिर आप मान लो किसी भी वनडे एग्ज़ाम की आप कोचिंग करते हो, चाहे वो रेलवे हो या फिर अपना ये कोई भी मान लो कि जो 10वीं लेवल की हो, 12वीं लेवल की हो, ग्रेजुएशन लेवल की हो, अगर बाहर कोचिंग करने जाते हो तो मिनिमम से मिनिमम भी आपका 1 लाख रुपए का तो खर्चा आता ही है। तो इसी को मध्य ध्यान रखते हुए जो है केरल सरकार ने एक स्टेप लिया है, वन स्कूल वन आईएएस योजना। देखिए केरल के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान ने इसको इनोग्रेट किया है। देखिए केरल गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैज लॉन्च वैदिक एरोदिक फाउंडेशन एम्बिशन स्कीम टू provide free coaching for civil service and other competitive examination to 10,000 meritorious but financially weak student across the state। यानी कि जो इस केरल राज्य के अंदर जो फाइनेंशियल रूप से, जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये किया गया है। दिस हायर एजुकेशन प्लेटफॉर्म विल गिव चिल्ड्रन अ चांस टू कम्प्लीटली रिग्रेट देयर फ्यूचर प्लान एंड ब्रॉडन देयर ओरिजिन्स। ठीक है, मैंने जो बेसिक बातें थी वो आपको मैंने बता दी, ठीक है। क्योंकि केरल जो है वो शिक्षा में सबसे आगे है भारत के अंदर। सस्टेनेबल गोल हो, जितने भी गोल थे उसके अंदर नंबर 1 है। एजुकेशन के नंबर में भी ये अंदर सबसे आगे है केरल राज्य। अगर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण बात करें तथ्यों की, तो देखिए अगर बात की जाए साइलेंट वैली नेशनल पार्क की, तो वो भी केरल राज्य में है। केरल का जो पुराना नाम है वो था चेरलम। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनराई विजयन जी जो है यहाँ के जो है मुख्यमंत्री है। और गवर्नर मैंने बता दिया आरिफ मोहम्मद खान। अगर यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की बात कीजिए तो एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अदमुद्दीन सोल राष्ट्रीय उद्यान, मठिकेतन सोल राष्ट्रीय उद्यान और पम्पादुम राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान है जो
जो स्टार है मेन तो वो इसी में से क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं। देखिए अगला अगला है कि 143 सैटेलाइट थी जो किसने लॉन्च की है, यानी कि वो कौन सा जो स्पेस एजेंसी है जिसने एक साथ में 143 सैटेलाइट को जो है वो लॉन्च किया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 5 की अगर हम बात करें तो देखिए वो है अपना ये नन अदर देन स्पेस एक्स। देखिए इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो के सिवन जी है जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नासा की बात की जाए तो ये अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी, नेशनल एटोनॉमिक स्पेस एजेंसी। स्पेस एक्स की बात की जाए तो ये है एलोन मस्क की एक प्राइवेट कंपनी है जिसने एक साथ 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया। इससे पहले भारत के पास में 2017 में समथिंग 103 सैटेलाइट लॉन्च की थी, मे बी 103 या 107। तो इसका रिकॉर्ड किसने ब्रेक किया है, तो स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स भी जो है अमेरिका की एक कंपनी है, ठीक है, एलोन मस्क की। तो देखिए स्पेस एक्स लॉन्च 143 सैटेलाइट्स ब्रेक वर्ल्ड स्पेस रिकॉर्ड। इसने भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है। तो नियरली देखिए तो भारत ने कितनी सैटेलाइट लॉन्च की थी, तो 104 सैटेलाइट लॉन्च की थी 2017 में। और भारत का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, तो स्पेस एक्स ने। कितनी सैटेलाइट लॉन्च की है, तो 143 सैटेलाइट जो है इसने लॉन्च की है। स्पेस एक्स ऑन संडे हाई नाइट ब्रेक ऑन वर्ल्ड स्पेस रिकॉर्ड लॉन्चिंग 143 सैटेलाइट इन क्वींस सक्सेसन, ठीक है, बीटिंग इंडिया रिकॉर्ड ऑफ डेवलपिंग 104 सैटेलाइट इन फरवरी 2017। भारत ने 2017 में 104 सैटेलाइट लॉन्च की थी, 2021 में की है स्पेस एक्स ने, जो कि किसकी कंपनी है, एलोन मस्क की कंपनी है। देखिए इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो विक्रम साराभाई को जो है अंतरिक्ष विज्ञान का जनक माना जाता है। अगर हम बात करें चंद्रयान फर्स्ट की, तो इसे कब लॉन्च किया गया था, चंद्रयान फर्स्ट को 2008 में लॉन्च किया था। और चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया था, 2019 में लॉन्च किया था। एस एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन में एक मिनट इसमें है एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। तो एस्टेरॉइड बेल्ट यानी कि एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो दो प्लैनेट के बीच में है। मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ यहीं पे। देखिए मान लो कि ये अपना सूर्य है, सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है, बुध, लाल ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ये है बुध, बुध के बाद में अपना शुक्र, शुक्र के बाद में अपनी ये थोड़ी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में मंगल, मंगल के बाद में जो है मार्च के बाद में, इस तरीके से एस्टेरॉइड बेल्ट आता है। इसके बाद आता है अपना जुपिटर, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो जुपिटर और मार्च इन दोनों के बीच में क्या है, तो एस्टेरॉइड बेल्ट है, एस्टेरॉइड बेल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए कि ग्रीन टैक्स किससे संबंधित है, यानी कि ग्रीन टैक्स। अगर टैक्स की बात की जाए तो ये टैक्स जो है व्हीकल से संबंधित है। अगर मान लो कि आपने गाड़ी ली, तो गाड़ी की कई बार हमें फिटनेस चेक करानी पड़ती है, जैसे कि अगर 4 व्हील हो या फिर 2 व्हीलर हो, हमें टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है 15 साल का। और फिर अगर 2 व्हीलर हो तो उसमें कम से कम 15 साल का टाइम दिया जाता है कि फिर जो है इसका हमें फिटनेस चेक कराना पड़ता है कि गाड़ी धुआं तो नहीं दे रही है। अगर धुआं दे रही है तो इससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। तो ग्रीन टैक्स किससे संबंधित है, तो ये व्हीकल से संबंधित है। देखिए अगर हम बात ही कर ले टैक्स की, तो देखिए आगे हम देखेंगे। देखिए तो इसके कुछ की पॉइंट है वो देखिए, ग्रीन टैक्स प्रपोज ऑन ट्रांसपोर्ट व्हीकल older than 8 years to be charged charged at the time of the revenue of the fitness certificate, then rate of the 10 to 25% of the road tax, ओके। तो 8 साल अगर हम बात कर ले सिंपली अपनी मोटर बाइकों की, तो उसके लिए कम से कम 15 साल है। और जो व्हीकल है देखिए 15 साल तो हमारी जो गाड़ी होती है जो 2 व्हीलर उनके लिए है, बाकी के लिए जो 4 व्हीलर है उनके लिए 8 साल है, ओके। अगर हम बात करें कुछ टैक्स की, तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण टैक्स देखते हैं। जीएसटी, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। अगर बात करें हम जीएसटी लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, 101वां। और वर्तमान में टोटल कितने संविधान संशोधन हुए हैं, तो 104वां। 104वां संविधान संशोधन है एग्लो इंडियन के लिए, ओके। और भारत में सबसे पहले जीएसटी किस राज्य में लागू हुई थी, तो वो था असम राज्य। अब जीएसटी की अगर हम बात कर लें, तो जीएसटी जो है गुड सर्विस टैक्स होता है। तो किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू की, तो वो था फ्रांस
1954 में इसने जो है जीएसटी को लागू कर दिया था। जीएसटी जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि एक अप्रत्यक्ष कर है। ये होता क्या है तो देखिए, पहले राज्य या फिर केंद्र अलग अलग टैक्स लगाते थे, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, देखो मान लो कि कोई राज्य है और सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो अलग अलग टैक्स लगाते थे। लेकिन जीएसटी के बाद में ऐसा नहीं होता। जीएसटी के बाद में मान लो कि कोई चीज़ है, उसके ऊपर जीएसटी ही लगेगा। और उसके अंदर कोई प्रोडक्ट है, मान लो कि ये बोतल है अपने ड्रिंक की, माजा वाजा की, तो पहले क्या होता था, स्टेट अपना टैक्स लगाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाते थे। लेकिन जीएसटी के आने बाद ऐसा नहीं हुआ। जीएसटी के आने के बाद जो है टैक्स एक ही लगेगा, और जो टैक्स लगा, मान लो इसके ऊपर जितने भी रुपए लगे, मान लो कि 10 रुपये टैक्स लगा, तो इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होगा। जो इसका हिस्सा होगा वो आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगा और आधा हिस्सा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास में। पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि सबसे पहले टैक्स कहाँ लगा था, तो 1954 में फ्रांस में लगा था, और भारत में लगा है 2017 में। ओके, अगर हम बात कर ले कि जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लगी, तो वो असम में लगी थी। अगला अगला है कि जीएसटी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कई बार अब देखना बिल आता है, आप जैसे मॉल से आपने कोई चीज़ खरीदी, मॉल में गए, कंप्यूटर बिल होंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा CGST, SGST, UTGST। मैक्सिमम आप CGST तो देखोगे ही। यानी कि इसके 3 प्रकार है, मैक्स ऐसे तो 4 होते हैं लेकिन मेनली 3 है। CGST यानी कि सेंट्रल यानी कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। यानी कि अगर मान लो कि सेंटर से कोई चीज़ आ रही है तो उसके ऊपर CGST लगेगी। यानी कि देखिए 3 टाइप के मेजरली, CGST, SGST और UTGST। CGST यानी कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। कौन कौन से GST है, पहला है CGST, फिर है SGST, फिर है UTGST। C का मतलब हो गया सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, S का मतलब हो गया स्टेट गुड सर्विस टैक्स, UT का मतलब हो गया यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित जो राज्य प्रदेश है वहाँ पे लगने वाला ये टैक्स। देखिए CGST यानी कि ये जो टैक्स है CGST वाला, ये कौन वसूलता है, तो ये केंद्र सरकार इसको वसूलती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वसूलती है CGST को। अब SGST यानी कि स्टेट गुड सर्विस टैक्स, ये कौन वसूल करती है, तो राज्य सरकार। UT यानी कि इसको कौन वसूल करेगा, केंद्र सरकार। और बात करें कि भारत ने जो GST वो किस से ली है, तो भारत जो हमने जो है वो कनाडा के दोहरे GST मॉडल को अपनाया है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा कि भारत की GST किस टाइप की है, तो हमारी जो GST वो दोहरी GST मॉडल है, दोहरी GST मॉडल है, ठीक है। और कहाँ से ली है, तो कनाडा। इसको भी आप याद रख सकते हो। अगला अगला है कि भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किसने किया है, तो देखिए भारत पर्व की अगर हम बात कर ले तो इसका उद्घाटन क्या है, ओम बिरला जी। ओम बिरला जी कौन है, तो ये है लोकसभा के स्पीकर। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि एक इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो राजस्थान के अंदर जो कोटा है वहाँ से ये निर्वाचित है, ओम बिरला जी। अगर बात करें लोकसभा स्पीकर की, तो भारत के संविधान का जो आर्टिकल है 93 आर्टिकल, उसके अंदर लिखा गया है कि लोकसभा का एक स्पीकर भी होगा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 93। देखिए अब लोकसभा आए हैं तो इसका ओम बिरला जी आ गए, लोकसभा के स्पीकर आ गए। इसके भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उससे भी देख लीजिए। लोकसभा के जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा या फिर स्पीकर होगा, इसके कुछ 2 महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए वह संसद के संयुक्त अधिवेशन में भाग लेता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष जो होगा या फिर स्पीकर जो होगा, देखिए लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, वो क्या करेगा कि संसद के संयुक्त अधिवेशन में भाग लेगा। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होगा, संसद यानी कि पार्लियामेंट हमने किस देश से ली है, तो वो ली है हमने यूके यानी कि ब्रिटेन से। पूछ ले कि पार्लियामेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 79। तो जो स्पीकर होगा वो क्या करेगा, लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन में भाग लेगा। दूसरा, चाहे एक विधेयक धन विधेयक हो या नहीं हो, इसका फैसला कौन करेगा, स्पीकर। देखिए समझिए, विधेयक का मतलब होता है बिल। जैसे कि मान लो कि कोई संसद में बिल आया, ठीक है, इस बिल का अब बिल आया तो बिल अगर कोई मनी बिल है या नहीं है, इसका डिसीजन लेता है स्पीकर या फिर अध्यक्ष। तो इसका कोई बिल आया संसद में पास हुआ, अब स्पीकर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो बता सकता है कि जो बिल आया है वो धन बिल है या फिर नहीं है,
यानी कि बिल को कहते हैं विधेयक। तो कोई विधेयक धन है या फिर नहीं है, इसका डिसीजन कौन लेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अगर बात की जाए कि वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है आपके सामने, ओम बिरला जी है, जो कि 17वें नंबर के हैं। ठीक है, ये ओम बिरला जी कितने नंबर के हैं? 17वें नंबर के हैं। और अगर कुछ और फैक्ट देखें जो कि स्टैटिक जीके जो हमारे रेलवे एनटीपीसी हो गया और वनडे एग्जाम हो गए उनमें आते हैं, तो पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? वो थी मीरा कुमारी। कौन थी? मीरा कुमारी, वो थी पहली लोकसभा स्पीकर। अगर बात की जाए कि पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे, तो वो थे जीवी मावलकर। जीवी मावलकर, इनको नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, मीरा कुमारी है पहली महिला स्पीकर, जीवी मावलकर है पहले लोकसभा स्पीकर जब हम भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे उस टाइम पे। ओके, अगला, तो भारत पर्व बिगेन ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म शोकिंग ग्लोरी ऑफ द नेशन। ठीक है, तो ये है ओम बिरला जी। ठीक है, अगले कुछ देखिए, भारत पर्व 2021 अ फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ इंडिया हैज बीन टुडेज फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, कुछ खास नहीं। देखिए, वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी है। पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलकर जी है। चाहे एक विधेयक धन विधेयक हो या नहीं, यानी कि ये बिल जो है मनी बिल हो या नहीं, उसका डिसीजन कौन लेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी थी। और यहाँ से घुमा घुमा के वनडे एग्जाम में पूछ सकता है, तो वो पूछ सकता है कि बताइए वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है कि लोकसभा का एक स्पीकर भी होगा, तो वो है भारत का अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल नंबर 93। आर्टिकल नंबर 93 के अकॉर्डिंग जो है लोकसभा का एक स्पीकर होगा। ठीक है, अगला अगर हम क्वेश्चन देखें तो देखिए, एनआईए के कितने अधिकारियों को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? एनआईए का नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी जब 2008 या 9 में जो है अपने ये बॉम्बे में ब्लास्ट हुआ था, आपको पता ही होगा। तो उसके बाद में जो है एनआईए की स्थापना हुई। तो 6 लोगों को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 6 नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एनआईए ज़रूरी है। देखिए, एनआईए की स्थापना कब हुई? 2009 में हुई। एनआईए के डायरेक्टर या कि महानिदेशक कौन है? तो वाई.एस. मोदी जी जो है यहाँ के डायरेक्टर हैं। एनआईए का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। ठीक है, इंटरनेशनल आईसीसी, ये इंटरनेशनल काउंसिल क्रिकेट नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये होती है सीबीआई की तरह। कैसे? देखिए, अब देखिए सीबीआई वर्सेस एनआईए। ठीक है, अब देखिए सीबीआई को अगर किसी राज्य में चेकिंग के लिए जाना हो तो वहाँ की राज्य सरकार से परमिशन लेने पड़ती है। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, तो वहाँ की जो सीबीआई आई थी तो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट थी वहाँ से इन्होंने परमिशन ली थी। लेकिन एनआईए में ऐसा नहीं होता है। एनआईए में किसी राज्य की बिना परमिशन के ही ये जो है उस राज्य की चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, एनआईए। अगला है कि बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2019 जो अवार्ड है वो किसे मिला है? तो देखिए, ये जो अवार्ड मिला है अपना मेघालय को। ठीक है, किसे मिला है? मेघालय को जो है इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 का ये पुरस्कार आप याद रखिएगा स्टार लगा के। ठीक है, किसको मिला है? मेघालय राज्य को जो है इसे मिला है। अगर बात की जाए मेघालय की राजधानी की कौन सी है, तो शिलोंग है। भारत को अब पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा बारिश किस राज्य में होती है, तो वो मेघालय में ही होती है, भारत के सबसे ज़्यादा। और यहाँ पे पहाड़ियाँ पाई जाती है, गारो, खासी और जयंतिया नामक पहाड़ियाँ पाई जाती है। मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है अकॉर्डिंग टू अपने भारत के जितने भी राज्य हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं। अगला, ये अवार्ड आप याद रखिएगा, बेस्ट इलेक्टोरल अवार्ड। देखिए, ये है अपना मेघालय का मैप। ठीक है, ये उत्तर पूर्वी राज्य है अपने। ठीक है, अगला, किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वो है इटली के प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने जो है अपने पद से दे दिया है इस्तीफा। ठीक है, देखिए, ये है इटली के प्राइम मिनिस्टर गुइस्पी काउंट रिजाइन अपना ये यानी कि अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो ये थी आज की अपनी ये क्लास। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो करते हैं यहीं पे अपनी वीडियो को एंड, और आपकी नॉलेज में थोड़ा बहुत इम्प्रूव या फिर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ आपसे हेल्प हुई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और बहुत सारा। ठीक है, इसकी तरह मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।